हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो हम ये स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो हमारा चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था हमारा क्लास 10th का, है ना। इसमें काफ़ी कुछ हम कर चुके हैं। स्पेशल एंगल पे हम आ गए थे। कौन कौन से थे हमारे स्पेशल एंगल? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन पे हमको सारे के सारे जो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ हैं उनकी वैल्यू याद रखनी होती है। मैंने आपको समझाया भी था कि वो वैल्यू ऐसी क्यों दी हुई है ना। ट्रायंगल बना करके मैंने दिखाया था पिछली वीडियोज़ में, ठीक है। तो अब हम आगे चल रहे हैं। इसके भी हम थोड़े से क्वेश्चन कर चुके हैं, आपको वैल्यूज़ याद हो गए होंगे आई होप, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जो कि आपको पता है हमारी प्रैक्टिस सीरीज अलग से चल रही है, ठीक है। तो चलिए मैंने आपको पहले भी बोला है कि हमें 9th का और 10th का कंप्लीट मैथ्स करना है विद प्रैक्टिस, है ना। अपने यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट मैथ करेंगे, मतलब इस तरह से करेंगे कि पेड बैच से भी ज़्यादा मेहनत हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो पेड बैच ही समझिए आप इसको, उसी हिसाब से पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, तो ये हमने तो लिखा हुआ है, तो पूरा जो हम करने वाले हैं वही लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन हमारा देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल। वाइट कलर लेके देखते हैं, एक सेकंड रुको। हाँ ठीक है, वाइट कलर भी चलेगा। इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2, आपसे इसकी वैल्यू पूछी है, 10 की पावर 7 थीटा प्लस cot की पावर 7 थीटा, ठीक है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, देखो जब हम थोड़ा सा और ज़्यादा सीख लेंगे तो हम सीधा सीधा वैल्यू पुटिंग से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना। लेकिन अभी मैं वो आपको नहीं बता रहा, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा मैं अभी आपको वो, क्योंकि हमें करना भी सब्जेक्टिव वे में है ये, ठीक है। तो आपको मैंने ये बताया था कि जो cot थीटा होता है वो tan का उल्टा होता है ना। तो हम क्या करते लिख लेते हैं इसमें, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया 2। अब ये अपॉन में 1 है, यहाँ पे एलसीएम लेना आपको आता है, तो क्या होगा, ये 10 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 में tan थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू 2। ये tan थीटा उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 tan थीटा। इसको इधर ले आते हैं, उधर 0 छोड़ देते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 tan थीटा इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर चाहो तो आप आइडेंटिटी लगा लो, a माइनस बी की होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। a क्या है, a मतलब tan थीटा को हमने a मान लिया, तो a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, मैं यहाँ पे इंटू 1 लिख लूँ। अगर ऐसे नहीं करना तो आप क्या कर सकते हो, मिल्टन स्प्लिटिंग, आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें आती है। तो हम क्या लिख लेते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को बाद में लिख लेंगे, पहले इस वाले पार्ट को लिख लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, माइनस tan थीटा और माइनस tan थीटा और प्लस 1 इक्वल टू 0। हमने क्या करा है, मिडल स्प्लिटिंग। ये हमारा मिडिल टर्म है, ये हमारा इधर वाला पार्ट है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म है ये। तो मिडिल टर्म को हमने इस तरह से ब्रेक किया कि उसका मल्टीप्लिकेशन तो हमारा tan स्क्वायर थीटा आ जाए और इनका जो सम करके है वो माइनस 2 tan थीटा आ जाए, ठीक है। तो देख लो, माइनस tan थीटा और माइनस tan थीटा, आप दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा आएगा, प्लस का tan स्क्वायर थीटा आएगा, वही हमको लाना था, प्लस का tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करो, tan थीटा निकाल लो कॉमन, तो क्या बचा यहाँ पे, एक tan थीटा बाहर आ गया, तो एक tan थीटा बचा माइनस 1 कॉमन निकाल लिया, tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ये यहाँ से tan थीटा माइनस 1 कॉमन आएगा, tan थीटा माइनस 1 कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, tan थीटा माइनस 1 बच गया इक्वल टू 0, है ना। यही मैं आपसे कह रहा था कि आप यहाँ पे सीधा आइडेंटिटी लगा सकते थे, ये सब करने की जरूरत नहीं थी। तो हमारा क्या आ जाता, tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर वहीं पे आ जाता। अब आप यहाँ से देखो, या तो ये 0 है या तो ये 0 है, कोई सा भी 0 लो, tan थीटा की वैल्यू क्या आनी है, हमेशा 1 आएगी हमारी यहाँ पे। तो tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऐसा क्यों लेते हैं 0। एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि दो नंबर हैं a इंटू बी हो रखा है, a इंटू बी इक्वल टू 0 है, मैंने ये बोला, ठीक है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इन दोनों में से a और b में से कुछ भी 0 ना हो और ये इनका मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल हो जाए? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रखा है
उनमें से किसी एक को जीरो होना पड़ेगा, तभी तो रिजल्टेंट हमारा जीरो आएगा। अगर दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है तो जीरो तो नहीं आने वाला, नेगेटिव आए पॉजिटिव आए वो एक अलग बात है। तो इसका मतलब हम ये कहते हैं कि या तो ए जीरो है या तो बी जीरो है, कोई एक तो जीरो है। यहाँ पर तो ए और बी दोनों एक समान है, तो हमने बोला कि इसको ले लो चाहे इसको ले लो, हमने बोल दिया ये वाला जीरो है। अगर ये जीरो है तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि टेन थीटा इक्वल टू 1 होगा। आप मुझे बताओ 1 कितने टेन की वैल्यू होती है, टेन के टेन किस एंगल का हम टेन निकालें कि वैल्यू 1 आ जाए। आप सब जानते हैं कि टेन 45 लेना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से कंपेयर करके हमारा क्या आ गया, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री आ गया। ठीक है, अब जैसे ही थीटा आ गया तो इसकी वैल्यू निकालने में हमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, फटाफट निकाल देते हैं इसकी वैल्यू। देखो यहाँ से 10 की पावर 7 45 डिग्री प्लस कॉट की पावर 7 45 डिग्री। आप मुझे बताओ कितनी वैल्यू होती है 10 45 की 1, तो 1 की पावर 7 प्लस कॉट 45 की भी 1 की पावर 7। आंसर कितना आया 2। ये हमारा आंसर है। इतनी बात समझ में आई। थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है ना, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, समझ में ना आया हो तो वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखना। बस आप ये देखना, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये मैंने छोटी छोटी चीज़ें अलग से भी करा रखी हैं, आप चाहो तो वहाँ जाके इनको देख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड नंबर, फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा व्हेन दिस। आपको ये दे रखा है, आपसे बोला है कि थीटा की वैल्यू बताओ। अब देखो थोड़ा सा अलग चलते हैं, यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं। एक आता है, देखो थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, मैं भी वैसे कोशिश करूँगा ना हो। एक होता है कॉम्पेडेंडो, दो कॉन्सेप्ट हैं ये, इनको अच्छे से समझ लो। एक होता है डिविडेंडो, डिविडेंड, है ना। स्पेलिंग में थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा भी नहीं। कॉम्पेडेंडो डिविडेंड, देखो होते तो ऐसे और भी बहुत सारे हैं। ये सारे जो कंसेप्ट होते हैं ये होते हैं हमारे, जो आपकी कैलकुलेशन है उसको कम करने के लिए, है ना। कैलकुलेशन को काफ़ी कम किया जा सके, शॉर्ट में क्वेश्चंस कर सकें। समझ लो होते क्या है। मैं आपसे ये कहता हूँ भाई, अगर मान लो देखो कॉम्पेडेंडो डिविडेंडो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, मैं दोनों को एक साथ ही बताऊंगा, अभी देखते रहो। मैंने आपसे ये बोला कि एक नंबर है 5 और एक नंबर है, मान लिया हमने नीचे चलो 7 ले लो। ठीक, 7 नहीं, थोड़ा सा नेगेटिव आएगी वैल्यू, फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी चलो 5 और 3 है, और मैंने यहाँ पे ले लिया। अब एक बात बताओ, 5 और 3, मुझे रेशो 5 और 3 रखना है, लेकिन मैं इसको कन्वर्ट करके तो कुछ और लिख सकता हूँ ना। मैं इसको लिख लेता हूँ 25/15 लिख लेता हूँ। देखो डिवाइड करके देख लो, 5 से कटेगा 5 पे, 5 से कटेगा 3 पे, 5/3 ही है अभी भी, ये भी 5/3 है, और देखे तो ये भी इसकी रिड्यूस फॉर्म भी 5/3 है। कॉम्पेडेंडो ये कहता है कि अगर आप इसमें जो ये आपका ये डिनोमिनेटर है, अगर आप इसको न्यूमरेटर में प्लस करोगे और इसके भी न्यूमरेटर को प्लस करोगे, तो आपका जो रेशो होगा वो अभी भी इक्वल ही रहेगा। देखो कैसे समझ लो, अगर मैं इस 3 को इसमें करूं 5 + 3/3, ठीक है, और यहाँ भी यही काम करूं 25 + 15/15, तो ये कह रहे हैं कि इसको सॉल्व करके देख लो, रेशो यही आएगा 5/3। देखो करके देख लो, चाहे ये कितना आया हमारा 8/3 और ये कितना आया 40/15। ठीक है, अब देखो जब इसको आप रिड्यूस करोगे 5 से 8 पे, 5 से 3 पे, तो अभी भी क्या आएगा 5/3 आएगा। ठीक है, तो अगर हम इसकी जनरल फॉर्म की बात करें तो इसकी जनरल फॉर्म ये बन जाती है कि अगर ऐसे है x/a है और y/b है और ये इक्वल हैं, तो कॉम्पेडेंडो के अकॉर्डिंग x + a/a इक्वल होगा y + b/b के। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया कॉम्पेडेंडो। देखते रहना। ठीक है, अब आते हैं डिविडेंडो पे। देखो डिविडेंडो ये कहता है, जैसे हमने यहाँ पे प्लस करके लिखा है, अगर आप माइनस कर दो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से, माइनस कर दो दोनों तरफ, तो भी रेशो सेम ही रहता है। देखो सेम चीज़ में देख लेते हैं, अगर हमारा यहाँ पे है 5/3, सेम ले लेते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे है 25/15। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमने क्या करा था, प्लस करा था। अगर हम यहाँ माइनस कर दें 5 - 3/3 और यहाँ पे 25 - 15/15। ठीक है, रेशो निकालो जरा 2/3, यहाँ पे देखना क्या आएगा 10/15। बताओ ये भी 5 से रिड्यूस करोगे तो 2/3 है ना, अभी भी है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि अगर ये हमारा रेशो बराबर होता है तो कॉम्पेडेंडो में तो हम डिनोमिनेटर को प्लस कर देते हैं न्यूमरेटर में, तो रेशो सेम रहता है, तब भी हमारा इक्वल लगा देते हैं यहाँ पर भी।
ठीक है। और अगर यहाँ पर हम डिविडेंडो में डिवाइडेंडो में क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो भी रेशो सेम रहता है। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या बनेगी भाई हमारी, इसकी जनरल फॉर्म देख लो कि अगर x अपॉन a था इक्वल टू y अपॉन b था, तो ये हमारा बन जाना था x माइनस a अपॉन a इक्वल टू y माइनस b अपॉन b। ठीक है, एक हमारा ये बन गया। अब आप मुझे बताओ, मैंने इसको मान लिया इक्वेशन 1 और इसको मान लिया मैंने इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो, अब हमको तो क्या करना था, हम तो दोनों चीज़ों को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। देखो कैसे, अगर मैं आपसे बोल दूं 1 इज डिवाइडेड बाई 2, जो इक्वेशन 1 है उसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। आपको पता कैसे डिवाइड होगा, x प्लस ए अपॉन ए डिवाइडेड बाई इस साइड से ये क्या है x माइनस ए अपॉन ए इक्वल टू यहाँ पे क्या है y प्लस बी अपॉन बी, वाई प्लस बी अपॉन बी डिवाइडेड बाई y माइनस बी अपॉन बी। ठीक है, आपको अच्छे से सॉल्व करना आता है इसको, मैं फिर भी आराम से बता रहा हूँ ताकि हमें कोई बहुत जल्दबाजी नहीं है, चीज़ें समझ आनी चाहिए, है ना। हमने क्या करा, यहाँ पर जो डिवाइड था उसको कर दिया मल्टीप्लाई और इसको कर दिया रेसिप्रोकल इसका। ठीक है, मल्टीप्लाइड b अपॉन वाई माइनस बी, b से b कैंसिल हुआ, a से a कैंसिल हुआ, तो x प्लस a अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू वाई प्लस बी अपॉन वाई माइनस बी आ गया। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट किस चीज़ का है, कॉम्पिडेंडो एंड डिविडेंडो का है। ठीक है, अब ये मैंने इतना सारा आपको क्यों बताया इतना टाइम लगा के, क्योंकि अब हम जो वो क्वेश्चन है ना उसमें यही करने वाले हैं और ट्रिग्नोमेट्री में इसका कई बार यूज़ करेंगे हम, कॉम्पिडेंडो डिविडेंडो का इक्वेशन को इसको सॉल्व, जो आपकी कैलकुलेशन है इसको आसान बनाने के लिए। अब देखो यहाँ पर आप ये देखो, इसको a मानो, इसको x अपॉन ए इक्वल टू वाई अपॉन बी। तो अगर मैं आपसे बोलूँ हम कॉम्पिडेंडो डिविडेंडो एक साथ लगाते हैं, क्या करते थे हम, इसमें पहले इसको प्लस कर दो और डिनोमिनेटर में इसमें से इसको माइनस कर दो। सेम काम इधर करो, इसमें इसको प्लस कर दो और इसमें से इसको माइनस कर दो, सेम काम करना है। तो चलो हम लिख देते हैं बाय सी एंड डी, कॉम्पिडेंडो एंड डिविडेंडो। हम क्या करते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये रहा, इसमें प्लस कर देते हैं डिनोमिनेटर, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, हमने प्लस कर दिया, डिवाइडेड बाई इसी में से जो न्यूमरेटर था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसी में से हम माइनस कर देते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 3 में प्लस कर देते हैं 1 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस रूट 3 से माइनस कर देते हैं 1 प्लस रूट 3। आप एक बात पे ध्यान देना, जब भी मैं किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करता हूँ और उसमें एक टर्म से ज़्यादा है, मैं हमेशा ब्रैकेट यूज़ करता हूँ, ध्यान रखना, जानबूझ के। हम चाहें तो डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन हो जाती है, जो माइनस होता है वो हमेशा गलती कराता है, मैंने बहुत बार बोला है आपसे ये बात। ठीक है, तो इसलिए जब भी हम किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करें, किसी भी ऐसी एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करें जिसमें एक से ज़्यादा टर्म है, तो हमेशा ब्रैकेट लगाया करो, बाद में ब्रैकेट ओपन किया करो। ठीक, देखो यहाँ पर आप देखो, ये तो बीच में प्लस है, इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो साइन थीटा से साइन थीटा खत्म, तो ऊपर कितना हो गया ये 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे देखो क्या होने वाला है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना, इसको माइनस लगाओ, माइनस कॉस थीटा, ये माइनस अंदर होगा तो माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या हुआ, हमारा कॉस थीटा से कॉस थीटा गायब हो गया, इक्वल टू में देख लो क्या चल रहा है जी, इससे तो ये खत्म हो गया, 1 और 1 कितना हो गया 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस अंडर रूट 3 माइनस 1, ये माइनस अंदर होगा, सॉरी चलिए, ये माइनस हमारा अंदर मल्टीप्लाई होगा, -1 और माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, ये हमारा डिवाइड में आ गया। अब देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 1 से तो 1 खत्म हो गया हमारा, तो ये हमारा बच गया 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई -2 साइन थीटा, बोलो माइनस साइन थीटा -2 साइन थीटा इक्वल टू 2 अपॉन माइनस रूट 3 और माइनस रूट 3, तो कितना बच गया -2 रूट 3। कैलकुलेशन आपको आती है, 2 से 2 खत्म हुआ, ये 2 से ये 2 खत्म हुआ, ये माइनस से ये माइनस खत्म हुआ, भाई ये माइनस इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कौन बताएगा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है हमारा कॉट थीटा। भाई टेन क्या होता था, साइन अपॉन कॉस, तो कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, तो कॉट थीटा इक्वल टू हमारा आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 3। अब अगर आपको वैल्यू याद हो गई हो
तो कॉट थीटा जो होता है जो 1/√3 होती है वो कॉट 60 की वैल्यू होती है। कंपेयर कर लोगे तो आप आराम से बोल दोगे जी थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है। ठीक है, देखने में शायद आपको बड़ा लग रहा हो, बड़ा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप दूसरे मेथड से करते हैं ना तो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, इसको कॉस थीटा से डिवाइड कर लेते, यहाँ कॉस थीटा से, यहाँ भी कॉस थीटा से, यहाँ भी लंबा भी नहीं होगा, लेकिन उसमें कन्फ्यूजन होती है, वो मैं नहीं बता रहा आपको अभी। ठीक है, आप इसी मेथड से करो। ठीक है, कॉम्पिटेंडो डिविडेंडो 1-2 बार सीख लोगे तो आसान लगने लगेगा। आगे आइए, देखिए भाई, इफ साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 और कॉस a माइनस बी इक्वल टू √3/2। अब हमको बहुत जल्दी करना है। आप यहाँ पर देखो, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कितने साइन में कौन से एंगल की वैल्यू 1 होती है। आप बोलोगे सर हमको तो इतना पता है कि कॉस की साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। टेबल याद करवाई थी मैंने, टेबल बनवाई थी, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं कि साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन 90। बोलो, इधर देखो, यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कॉस में कितने एंगल की वैल्यू हमारी √3/2 होती है। आप बोलोगे सर कॉस 30 की होती है। तो ये लो, कॉस a माइनस बी इक्वल टू, हमने लिख दिया कॉस 30, लिख सकते हैं आराम से। यहाँ पर देखो a प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया 90, कंपेयर कर लिया हमने। और यहाँ से a माइनस बी इक्वल टू क्या आ गया 30। मैं तो आपसे कह रहा हूँ इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। जब 1 में 2 ऐड करोगे तो क्या होने वाला है, a माइनस बी इक्वल टू 30। आपने करा इन दोनों को ऐड, जब ऐड करोगे b से b कटेगा, 2a इक्वल टू 120, तो a इक्वल टू कितना आ गया 60 आ गया। ठीक है, a की वैल्यू 60 आ गई, a की वैल्यू 60 आ गई तो कहीं भी पुट कर लो जहाँ आपका मन कर रहा हो। फ्रॉम इक्वेशन 1, ये पूरा लिख के दिखा रहा हूँ एग्जाम में कैसे करना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 आप बोल सकते हो, इक्वेशन 1 ये थी हमारी 60 प्लस b इक्वल टू 90, तो यहाँ से हम बोल पाएंगे कि b इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, आसान था बहुत। आगे चलते हैं, देखो भाई इसमें क्या है, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। आपको बहुत सिंपल सा दिख रहा होगा, अगर हमको दिया है ये साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, मैं ये कह रहा हूँ कॉस थीटा इंटू 1 लिखा है ना, इसको इंटू से इधर ले आओ, तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा और इक्वल टू क्या बच गया 1। एक बात तो बताओ, यहाँ पे इंटू में 1 तो हम मान ही सकते हैं ना। अब अगर इंटू में 1 है तो मैं इस कॉस थीटा को इधर डिवाइड में ले आता हूँ, यहाँ 1 बच गया। तो यहाँ से हमने ये देख लिया कि ये तो टेन थीटा होता है। साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो टेन थीटा की वैल्यू अगर 1 है तो अब आपको इतना समझ आ चुका होगा कि मैं क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पे tan 45। पता चला कि थीटा तो 45 डिग्री है। समझ में आ गई। जब थीटा 45 डिग्री है तो क्या हम यहाँ पे वैल्यू नहीं डाल सकते, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 45 माइनस 1। सॉल्व कर लो, 2 इंटू टेन तो 1 होता है 45 पे, प्लस ये अपॉन √2 होता है इसका स्क्वायर और माइनस 1, 2 प्लस 1/2 माइनस 1। 2 में से 1 गया तो क्या बचा, 1 बचा। 1 प्लस 1/2 कितना होता है, 3/2 होता है। ठीक है, ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई। आसान था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। देखो भाई, ये कह रहे हैं गिवन दैट साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75। आपको ये पता है भी, देखो साइन 75 डिग्री तो हमने अपने जो हमारे स्पेसिफिक एंगल है उसमें देखा नहीं है, लेकिन हाँ हमने क्या देखा है, हमने 30 और 45 जरूर देखा है। तो हम इसको, अगर मैं ये बोलूँ कि साइन 75 की जगह मैं ऐसे लिख लेता हूँ, साइन 30 प्लस 45। 11th-12th की जो ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ोगे तो उसमें इसके डायरेक्ट फॉर्मूले भी बन जाते हैं, साइन c प्लस डी, वो सब पहले आपके सिलेबस में थे ये वाले, लेकिन अभी हटा दिए हैं, तो हम भी उस पर नहीं जाएंगे अभी। ठीक है, चलिए साइन 30 प्लस 45, तो यहाँ पर देखो ये हमारा साइन a प्लस बी है। मैं ऐसे कह रहा हूँ आपसे कि मैंने a को 30 ले लिया, b को 45 ले लिया। आप चाहो तो इसको 45 इसको 30 ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हमने देखा कि साइन 30 प्लस 45 हो गया, इक्वल टू क्या हो रहा है हमारा, ये साइन a कितना लिया है हमने 30 और b कितना लिया है 45। आप इधर भी ले सकते हो, a को 45 b को 30, तब भी ये सेम ही आएगा। ठीक है, ये गिवन था ना इसलिए कर रहे हैं हम। कॉस a हमारा कितना हो गया, कॉस 30 और इनटू में साइन 45। ठीक है, बस वैल्यू डाल दो, आंसर आपका मिल जाएगा आराम से।
ये तो हमारा कितना हो गया साइन 75 होगा सीधा सीधा इक्वल टू, है ना। अब देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, कॉस 45 1/√2 प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2 और साइन 45 की वैल्यू 1/√2। तो ये कितना आ गया 1/2√2 प्लस √3/2, √3 प्लस 1/2√2। ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई साइन 75 की आ गई। ये लो, यही तो पूछा था। बस हमने ये दिमाग लगा लिया कि अगर मैं इसको ए को 30 और बी को 45 लिख दूं तो मेरा काम आसानी से बन जाएगा और ये 75 भी बन जाएगा। 30 45 भी क्यों लिया, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ हमको पता है। हमने स्पेसिफिक एंगल में जो वैल्यूज निकाली थी, टेबल बनाई थी, उसमें 30 45 0 60 और 90 इन सब की वैल्यू हमने पढ़ी थी, इसलिए हमने कर दिया। चलिए आगे देखो, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट सी इफ ए इक्वल टू 30 डिग्री एंड ए बी इक्वल टू 40 यूनिट। देखो ये कह रहे हैं राइट एंगल है सी पे, एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा। ये लो हमने बना लिया राइट एंगल ट्रायंगल। हमें कितनी देर लगती है, ए राइट एंगल किस पे है, राइट एंगल सी, ए सी बी, हमने ये ले लिया। फिर कहते हैं ए जो है ना वो 30 डिग्री है, ये कितना है भाई 30 डिग्री है, ठीक है। ए बी कितना है, ए बी 40 यूनिट है। ये लो ए बी हमारा 40 यूनिट है। पूछा रिमेनिंग टू साइड्स, मतलब कि आपसे पूछा है कि आप बता दो जी बी सी कितना होगा और आप बता दो जी ए सी कितना होगा। ये दोनों चीज़ें आप बता दो हमको, ठीक है। और एंगल बी भी पूछा है आपसे, आप कह रहे हैं एंगल बी भी बताओ आप हमें, ठीक है। देखो बहुत आसान है, आप मुझे ये बताओ जो हमारा ये तो हाइपोटेनियस है ना, ये हमारा अगर ये एंगल लिया है तो ये बेस है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है। अगर मैं साइन 30 ले लूँ तो साइन 30 क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। यहाँ पे थीटा की जगह तो 30 है और परपेंडिकुलर क्या है BC और हाइपोटेनियस क्या है 40। ये लो हाइपोटेनियस 40 है हमारा, ठीक है। तो क्या हम BC की वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन 30 आपको पता कितना होता है 1/2 इक्वल टू BC/40। ये 40 इधर जाएगा तो BC इक्वल टू 40/2। तो BC कितना आ गया भाई हमारा, BC आ गया 20। इतनी बात समझ आई। अब आपको समझ आ गया होगा AC कैसे निकालेंगे हम। अगर हमको AC निकालना है तो हम cos 30 ले लेते हैं। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो बेस कितना है AC अपॉन हाइपोटेनियस कितना है 40। cos 30 की वैल्यू कितनी लेनी होती है हमको, होती कितनी है, मतलब लेनी क्या होता है, जो होती है उतनी तो लेंगे, AC/40। ये 40 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, AC इक्वल टू √3/2 इंटू 40। 2 से काट लो 20 पे, तो AC कितना आ गया हमारा 20/√3 आ गया भैया। समझ में आई इतनी बात। अब आपको दोनों मिल चुके हैं, ये हमको मिल गया 20 और ये हमको मिल गया 20/√3, है ना। आपसे एंगल B पूछा है, आप मुझे बताओ एंगल B के लिए ये तो बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं tan B निकालता, tan B, मैं आपसे कह रहा हूँ मैं tan B निकालता हूँ, tan B के लिए ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनियस, तो हम क्या लिखेंगे 20/√3/20। देखो 20/√3/20, 20 से 20 कट गया तो tan B इक्वल टू √3 कितना होता है, √3 कितने की वैल्यू होती है, tan 60 की होती है। तो B हमारा कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। आप वैसे भी देखो, ये तो क्योंकि मैं ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री से बताया। इतना सिंपल है भाई, राइट एंगल था ना, ये तो 90 डिग्री था, ये 30 था। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी 180 होती है। ये 90 ये 30 तो ये 60 बचा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए थी, ठीक है। चलिए आगे 9 नंबर पर आता है। इन अ रेक्टेंगल ABCD, AB इक्वल टू 20, BAC 60। चलो ABCD एक रेक्टेंगल बना लेते हैं पहले, ये लो देखते हैं क्या बोलते हैं ये ABCD, ABC और D। इन अ रेक्टेंगल ABCD, AB इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, AB ले लिया हमने 20 सेंटीमीटर, BAC ले लिया हमने 60 डिग्री कह रहा है BAC, ये यहाँ पे मिलाना पड़ेगा और इसको हमें 60 डिग्री लेना पड़ेगा, ये बोल रहे हैं। कैलकुलेट साइड BC, आपसे कह रहे हैं BC निकालनी है। देखो बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। आपको पता है रेक्टेंगल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। तो ये हमारा ABC एक ट्रायंगल बन गया जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाना बहुत आसान है। आप देखो ये एंगल लेना है हमको, BC निकालनी है, AB हमको पता है। तो अगर मैं tan 60 ले लूँ, हमको बस यही ध्यान रखना हम क्या लें, साइन कॉस टैन कॉट कॉस कोसेक में से क्या लें हम, ठीक
ठीक है। तो हमने ये देखा भाई, अगर हमारा एक तो हमें इधर वैल्यू मिल जाए इस 60 डिग्री की, कोई से भी साइन कॉस टेन पे वैल्यू मिल जाए, दूसरा हमको ये साइड आ जाए और ये वाली साइड आ जाए, तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमने लिख लिया tan 60 इक्वल टू BC/20। आप बताओ tan 60 कितना होता है, √3 इक्वल टू BC/20। तो BC हमारा कितना आ जाएगा, 20 √3 आ जाएगा। ये लो, बोलो कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, समझ में आई बात? चलिए आगे चलते हैं फटाफट। 10 नंबर, अ रोम्बस ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर हैज़ 2 एंगल्स ऑफ 60 डिग्री ईच, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स। ये आपसे कहते हैं भैया एक रोम्बस है हमारा, ये लो हमने बना लिया रोम्बस सा, लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा रोम्बस सा, नहीं तो दोबारा बना लेते हैं। ये लो, ये लो, ये लो, ठीक है। अभी भी पैरेललोग्राम ही लग रहा है वैसे तो, ये थोड़ा सा और रोम्बस बना लो, ये लो अब लग रहा है रोम्बस सा, ठीक है। ये कहते हैं अ रोम्बस ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, इसकी साइड कितनी है भाई 20 सेंटीमीटर, तो चारों 20 होंगी क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, चारों साइड इक्वल होती है, ठीक है। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं क्योंकि होता तो ये भी एक तरह का पैरेललोग्राम ही है ना, तो अपोजिट एंगल 60 होते हैं। देखो ये वाले एंगल हमें बड़े दिख रहे हैं, तो ये हमारे 60 ले लेते हैं हम, इसको 60 और हम इसको भी 60 ले लेते हैं, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, डायगोनल की लेंथ बतानी है। अगर हम यहाँ पे एक डायगोनल डालें और एक डायगोनल हम यहाँ पे डालें, ऐसे ये डायगोनल डालें, तो इनकी हमको क्या बतानी है, लेंथ बतानी है। आपको ये भी पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए कि जो रोम्बस होता है उसके जो डायगोनल होते हैं वो जिन दो एंगल को मिला रहे होते हैं ना, उनके एंगल बाइसेक्टर का भी काम करते हैं वो, ठीक है। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। ये हमारा पॉइंट है कौन सा, O पॉइंट मान लिया मैंने इसको A B C और D मान लिया। आपको ये भी पता होना चाहिए कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलरली, ठीक है, परपेंडिकुलरली करते हैं। तो इसका मतलब ये एंगल तो 90 डिग्री हो गया। तो ये हमारा AOB एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना। चलो थोड़ी बड़ी फिगर बनाते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये लो, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए भैया, पढ़ें तो क्लियर पढ़ें बिल्कुल। ये लो, ठीक है। ये मैंने यहाँ बनाया एक डायगोनल और एक डायगोनल हमने बनाया यहाँ पे। आपको पता है पूरा 60 डिग्री था, दिया हुआ था, देखो दो एंगल 60 डिग्री थे, ये भी और ये भी, हम तो इसी को ले रहे हैं। ये 60 था तो ये कितना रह गया, 30 डिग्री रह गया। ये पूरा 60 था, ठीक है भाई। इस 30 और ये आपका क्या हो गया, राइट एंगल हो गया। ये पॉइंट हमने O मान लिया, O A B और C और D, ठीक है। अब देखो AO भी हमारा क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना। इस राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। जिस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं उसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और उससे बिल्कुल लगा हुआ क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। आपसे पूछा है आप इसके डायगोनल की लेंथ बता दो। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर मैं OA निकालना चाहूँ तो क्या निकाल सकता हूँ भाई, ये तो 20 है, ये तो हमको गिवन है। अगर मैं OA निकालना चाहता हूँ निकाल सकता हूँ। मैं cos 30 ले लूँ, अगर मैं cos 30 की वैल्यू रखूँ तो cos 30 आप बताओ एंगल ये वाला कंसिडर करा है तो ये बेस हो गया, हम बोलेंगे OA। अपॉन में क्या आएगा, हाइपोटेन्यूस कितना है 20, ये लो, ठीक है। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इक्वल टू OA/20, ठीक है। ये 20 इधर आएगा तो OA इक्वल टू कितना आ गया, √3/2 इंटू 20, मतलब कि सीधा सीधा 10√3 आ गया, ठीक है। आप मुझे बताओ इसका डायगोनल OA थोड़ी है, डायगोनल तो AC है। तो हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर लिखेंगे AC इक्वल टू AC, चल जा भाई, AC इक्वल टू 2OA। आपको पता है जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब जितना ये था उतना ये था, जितना ये है उतना ही ये है। तो OA का अगर मैं डबल कर दूं तो AC आ जाएगा, और AC हमारा एक डायगोनल है। तो आप कर दो इसको, 2OA करना है ना, ये O है, O 0 नहीं है, 2OA। तो AO लिख दो, कभी कन्फ्यूजन हो जाए, 2AO, कभी उसको 0 समझ बैठो आप। 2 इंटू AO हमारा कितना आया है, 10√3। तो ये कितना आ गया भाई, 20√3 आ गया, एक डायगोनल आ गया। हमको दूसरा डायगोनल निकालना है तो हम OB निकाल लेते हैं। OB आपको पता है कैसे निकालेंगे, sin 30। आप मुझे ये देखो ना, अगर मैं sin 30 लेता हूँ तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस लेना पड़ेगा, सीधी सी बात है ना। परपेंडिकुलर क्या होता है, जिस एंगल को कंसीडर कर रहे हो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो हम लिख सकते हैं जी OB अपॉन हाइपोटेन्यूस 20, sin 30 की वैल्यू 1/2, OB अपॉन 20। तो OB हमारा कितना आ गया, OB आ गया 10। इतना तो कर ही सकते हो। जब OB 10 आ गया और OB का डबल हमारा डायगोनल है DB,
है ना, तो हम बोलेंगे जी डी बी इक्वल टू 2 इंटू बी ओ लिख देता हूँ, इसको कभी कन्फ्यूजन हो जाए आप उसको 20 ना समझ बैठो। 2 इंटू बी ओ जो है बी ओ हमारा कितना आया 10, ये 10, तो ये कितना आ गया 20 आ गया। ये दो डायगनल आ गए, एक डायगनल आ गया 20√3, एक डायगनल आ गया 20। क्या इतनी बात क्लियर है? चले आगे फटाफट, चलिए बहुत सारे क्वेश्चन है, थोड़ा तेज चलना पड़ेगा। द एल्टीट्यूड ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी इज 10 सेंटीमीटर, एंगल ए इज ऑब्ट्यूज एंगल एंड बी डी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। जो एंगल ए है वो ऑब्ट्यूज है, मैं आपसे कह रहा हूँ आप ये ऐसे बना लो, ये लो, ये ले लो, ए बन गया ऑब्ट्यूज, है ना। ए बी सी ले लो पहले, ये लो, यहाँ पे हमने ये ट्रायंगल बना लिया, ये बी है ये सी है। किसी ट्रायंगल में एक ही ऑब्ट्यूज हो सकता है, बाकी दोनों को एक्यूट होना पड़ेगा, क्योंकि उनके तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो इसका मतलब ये भी एक्यूट और ये भी एक्यूट, ठीक है। बी डी आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ए डी दे रखा है ए डी, ए डी हमारा क्या है, इसका एल्टीट्यूड है, ये लो ए डी, डी हमने ये पॉइंट ले लिया, कितना दे रखा है ये हमको 10 दे रखा है। उसके बाद बी डी दे रखा है 10, ये लो ये भी 10 ले लिया हमने। फिर कहते हैं सी डी है 10√3, ये लो 10√3 ले लिया, सब कुछ तो दे दिया, इसमें पूछेगा क्या, डिटरमाइन एंगल ए। अच्छा एंगल ए पूछ रहा है आपसे, पूरा एंगल पूछ रहा है, ये वाला पूरा एंगल। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ, हम इस एंगल को देखो, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है हमारे पास, है ना। तो अगर हम बात करें ट्रायंगल ए बी डी की, अगर हम बात करें ट्रायंगल ए बी डी की, तो आप मुझे बताओ ए बी डी में अगर मैं इस एंगल को कंसीडर करूं, खाली इस वाले एंगल को, तो इस एंगल के लिए ये तो हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैंने इसको 1 मान लिया, ये लो, और मैंने इसको 2 मान लिया, तो अगर मैं बोलूं कि 10 एंगल ए एंगल 1, 10 एंगल 1, एंगल 1 का अगर मैं 10 निकालूं तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर क्या है 10, बेस क्या है 10, तो 10 एंगल 1 इक्वल टू हमारा आएगा 1, और 10 एंगल 1 मतलब कि 1045, है ना। तो 1 एंगल 1 हमारा कितना आ गया भाई, एंगल 1 हमारा 45 डिग्री आ गया। एक तो इसको रखो उठा के, दूसरी बात भी देखेंगे अभी। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ट्रायंगल ADC में ले लो, ट्रायंगल ADC, है ना। ट्रायंगल ADC अगर हम देखें तो आपको देखना पड़ेगा, ट्रायंगल ADC में एंगल 2 आ रहा है, इस एंगल को अगर मैं कंसीडर करूं तो ये मेरा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस हो गया। तो मैं फिर से वही कहता हूं कि हम 10 ले लेते हैं, 10 एंगल 2 इक्वल टू 10 एंगल 2 लूंगा तो क्या आना पड़ेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर क्या है 10√3, और बेस क्या है हमारा 10 है, 10 से 10 कट गया। आपको पता चल गया होगा वैसे तो आंसर अभी तक, लेकिन फिर भी हम फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे। √3 तो 10√2 इक्वल टू 1060, है ना। तो यहाँ से हमने देखा कि √2 मैंने बोल दिया, एंगल 2 है, सॉरी एंगल 2, तो हमने देखा कि एंगल 2 हमारा कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। अब आप मुझे बताओ एंगल ए जो है वो तो 1 और 2 को मिला के बन रहा है ना, आप यहाँ पर देख लो, जो एंगल ए है वो इस 1 को और इस 2 दोनों को मिला के बन रहा है, तो हमने एंगल 1 + 2 कर दिया। एंगल 1 + 2 मतलब 1 की वैल्यू कितनी 45 और 2 की वैल्यू कितनी 60, तो ये कितना बन गया 105 डिग्री बन गया। बोलो क्लियर है इतना? बस हमने कुछ नहीं करा, हमने 2 ट्रायंगल को कंसीडर कर लिया इसमें, ठीक है। बार बार करके एक बार दोबारा देख लोगे, एक बार में समझना है तो हो जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो होती है, कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। चलिए आगे चलते हैं। 12 नंबर, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स साइड। आपसे ये कह रहे हैं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। हमने बना लिया एक सर्कल, ये ठीक है, हमने एक सर्कल बना लिया। फिर कहते हैं ये जो है ना एक ट्रायंगल, इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है इक्विलेटरल है, तो ये लो इक्विलेटरल ट्रायंगल सब लोग जानते हैं क्या होता है, जिसकी सारी साइड बराबर होती हैं, ठीक है। रेडियस है 6 सेंटीमीटर सर्कल की, भाई सर्कल का हमने ये सेंटर मान लिया, ठीक है। तो सेंटर से यहाँ तक की जो हमारी होगी वो कितनी होगी 6 सेंटीमीटर होगी, और यहाँ तक भी कितनी होगी 6 सेंटीमीटर होगी, और ये भी कितनी होगी 6 सेंटीमीटर होगी। आपको ये भी पता होना चाहिए जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड होता है, सर्कल का सेंटर जो होता है वही उस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होता है ना, सेंट्रॉइड, ठीक है। अब हम चलो सेंट्रॉइड की बात बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं, अभी बता देता हूं मैं आपको। अब ये आपसे कह रहे हैं, आपको पूछना क्या है, इसके साइड बतानी है। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ 6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स साइड। किसकी साइड बतानी है, ट्रायंगल की साइड बतानी है। मैंने बोला ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये ओ है, ये वाला पॉइंट ओ है। हमने बोला कि हम क्या करते हैं, जो ए वर्टेक्स है वहां से सीधा सीधा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं,
एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब देखो आप मुझे ये बताओ, अगर हमारा जो ये ट्रायंगल है पूरा का पूरा, ये ट्रायंगल में ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल कितने कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं तीनों एंगल, है ना। तो हमने बोला ये भी हमारा एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तीनों क्या होंगे? 60 डिग्री के होंगे, ठीक है। और ये जो हमने यहाँ पे डाला है इसके सेंट्रोइड से, ये क्या करता है? इसको हाफ कर देता है। ये जो एंगल है ना हमारा बी, ये इसको 30 डिग्री बना देगा, सीधा सीधा 30 डिग्री, क्योंकि ये पूरा 60 डिग्री था। ये एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा। जब ये एंगल बाइसेक्टर काम करेगा तो ये कितना हो जाएगा? हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। आप मुझे बताओ ये कितना है हमारे पास? ये 90 डिग्री है, क्योंकि हमने ऊपर से क्या डाला है? परपेंडिकुलर डाला है, ठीक है। और ये आप दोबारा सुन लो, पूरा का पूरा एक ट्रायंगल था, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड हो रखा था, ठीक है। सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड था तो इक्विलेटरल ट्रायंगल था। तो हमने ये देख लिया कि भाई साहब ऐसा है, ये जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे। आपको पता है, ये तो मैं बहुत लंबा हो जाएगा भाई। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड बराबर है, बराबर साइड के बराबर जो सामने वाले एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। बस आप याद रख लो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। जब ये 60 डिग्री के होते हैं, और आप देखो यहाँ से जब हम इसके सेंट्रोइड से यहाँ पे ये सीधा रेडियस इसको मिलाएंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये क्या करती है? इसका एंगल बाइसेक्टर का काम करती है, ठीक है। तो ये हमारा 30 डिग्री हो गया। और देखो सामने से एक बात और ध्यान देना भाई, ये जो ऊपर से हम परपेंडिकुलर डालते हैं ना, ये इसकी मीडियन भी होती है। मतलब कि अगर मैं इसको डी पॉइंट मान लूँ तो बी डी बराबर सी डी होगा, है ना। बी डी बराबर सी डी इसलिए होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सामने वाले वर्टेक्स से, एक वर्टेक्स है उसके सामने वाली साइड पे जो हम परपेंडिकुलर डालते हैं वो उसको बाइसेक्ट करती है, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है, ठीक है। चलो BC इक्वल टू DC भी हो गया। अब देखो अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि मैं ले लेता हूँ यहाँ से, हमको BD निकालना है भाई। देखो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये वाला हमको BD निकालना है, ये 30 डिग्री है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम ले लेते हैं यहाँ पे cos 30। मैंने cos 30 क्यों लिया? क्योंकि cos 30 में हाइपोटेनियस भी आएगा और बेस भी आएगा। बेस हमारे पास इस ट्रायंगल के लिए क्या है? BC है, क्योंकि हम ये वाला एंगल कंसिडर कर रहे हैं 30 डिग्री वाला, और ये कितना है? 6 है। तो BC cos 30 इक्वल टू BD अपॉन 6, ठीक है। हाइपोटेनियस है ये हमारा, ठीक है। cos 30 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू BD अपॉन 6, ठीक है। तो ये कितना हुआ? 2 से 3 पे कट गया भाई। ये 6 इधर आते ही काट दिया हमने, 3 इधर आके 3√3 होगा। BD इक्वल टू 3√3। आप मुझे बताओ, जो ट्रायंगल की साइड है वो तो इस BD का डबल है ना, ये इसका हाफ हो रखा था, ठीक है। तो हम बोल देंगे जी BC इक्वल टू, तो 2BD है हमारा। हमने बोला 2 इंटू BD जो है वो कितना है हमारा? 3√3 है, तो हमने 3√3 रख दिया। अब ये तो आपको पता है ये कितना होगा? 6√3 होगा। तो उस जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड कितनी हो गई? 6√3 हो गई। बस 2-3 बातें ध्यान रखने की हैं कि सामने वाले वर्टेक्स से, जब एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डालते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो वो उसकी साइड्स को, उसकी सामने वाली साइड को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। मतलब कि वो अपने आप में एक मीडियन है। मीडियन वही तो होता है जो सामने वाली साइड को 2 बराबर भागों में डिवाइड करे, ठीक है। और आपको ये भी देखना है कि जब हम इसके सेंट्रोइड से इसके वर्टेक्स को मिलाएंगे तो यहाँ पे इसको ये हाफ कर देता है, एंगल बाइसेक्टर का काम करता है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। चलिए आगे चलते हैं अब 30 नंबर। इन ईच ऑफ ए बी सी इज अ पॉजिटिव एक्यूट एंगल। देखो सारे के सारे बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, इक्वेशन बनेंगी, सॉल्व करनी है। देखो भाई साइन A प्लस बी माइनस सी, आप ये बताओ साइन में कौन से एंगल की वैल्यू 1/30 की होती है? तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि A प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 30 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ से देखो कॉस में कितने की होती है? 1/2 60 की होती है, तो हम लिख सकते हैं B प्लस सी माइनस ए इक्वल टू हम 60 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ से देखो C प्लस ए माइनस बी इक्वल टू tan में कितने की वैल्यू 1 होती है? 45 की होती है, तो हम लिख लेते हैं C प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, हमको इक्वेशन सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है। अगर मैं इसको 1 ले लूँ, इसको 2 ले लूँ, इसको 3 ले लूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 1 में 2 को ऐड कर दो, 1 प्लस 2 ऐड कर दो। जब आप 1 और 2 को ऐड करोगे तो क्या होगा? देखो B से A से A कटेगा, C से C कटेगा, प्लस A माइनस C प्लस C, तो हमारा ये कितना आ जाएगा? 2B आ जाएगा सीधा सीधा। 2B इक्वल टू 90 आ जाएगा। तो B की वैल्यू कितनी आ गई?
45 आ गई, एक वैल्यू तो निकल गई हमारी। ठीक है, अब आप देखो और दूसरा अब हमका निकालना है, और भी निकालनी है। आप एक काम करो, 1 में थर्ड को प्लस कर दो। देखो 1 में थर्ड प्लस कर दो, 1 + 3। जब आप 1 + 3 करोगे तो आप देखना c माइनस का c प्लस का खत्म, b प्लस का b माइनस का खत्म, तो क्या बचा a और a, 2a आ गया। 2a = 30 और 45 कितना हो गया 75, तो a कितना आ गया हमारा 75/2, मतलब कि 37.5 हमारा a आ गया। ठीक है, 37.5 a आ गया। a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, c की वैल्यू निकालने में क्या ही जाता है। रख लो यहाँ पर, देखो फ्रॉम इक्वेशन, या फिर और कुछ हो सकता है तो डायरेक्ट भी निकालना है, बिना वैल्यू पुट करे। देखो बिना वैल्यू पुट करे अगर हम देखें, देखो c की वैल्यू निकालनी है ना, 2 + 3 कर लो सीधा सीधा, ये लो 2 में 3 को ऐड कर लो। जब 2 में 3 को ऐड करोगे तो देखो a माइनस का a प्लस का खत्म, b प्लस का b माइनस का खत्म, तो क्या बचा 2c बचा। ठीक है, तो 2c = दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा 105, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 52.5 डिग्री आ गई। ठीक है भाई, है ना। ठीक है, आसान था ये तो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं फटाफट। 40 नंबर, इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल ABC इफ tan a + b - c = 1 एंड ये, अब देखो दोनों की वैल्यू आपको पता है, tan में कितने की वैल्यू 1 होती है 45 की, तो हम लिख सकते हैं a + b - c = 45। आप एग्जाम में प्रॉपर लिखना, पहले इसको लिखना, फिर इक्वल टू में tan 45 लिखना, तब कंपेयर करके निकालना। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखो भाई, देखो sec 2 आ रहा है, sec किसका उल्टा होता है cos का, मतलब जितने एंगल पे sec 2 है उतने एंगल पे जो cos है वो 1/2 रहा होगा। cos 1/2 कितने डिग्री पे होता है 60 पे, इसका मतलब इसकी वैल्यू 60 दे रखी है हमको। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे b + c - a = 60 डिग्री। अब आपको ये पता है ना, अगर 3 वेरिएबल हैं तो हमें 3 इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए, 2 वेरिएबल हैं तो 2 इक्वेशन से काम चल जाता है। आप मुझे बताओ, अभी तो 2 ही हैं, हम एक ये भी तो जानते हैं ना एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का सम कितना होगा आप बताओ मुझे, किसी भी ट्रायंगल में। भाई बात तो ये ट्रायंगल की हो रही है ना कुल मिला के, तभी तो ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, तो तीनों एंगल का सम जो हमारा होगा वो देखो यहाँ पे लिखा भी है, एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, तो हमने लिख लिया। अब इसमें कुछ नहीं है करने के लिए, देखो इसको 1 मान लो, वही जैसे पिछले में किया था, इसको 2 मान लो और इसको 3 मान लो। देख लो भी करके क्या बनता है। अगर हम देखें कौन कौन से कट जाएंगे आपस में, यहाँ पे 1 2 3, c से c कटेगा। देखो ये वाला ले लो आप, 1 और 2 प्लस कर लो, 1 + 2 कर लो। जैसे आप 1 + 2 करोगे c से c कटेगा, a से a कटेगा, 2b आ जाएगा, 2b = 105 आएगा, तो b कितना आएगा 52.5 आएगा b तो। ठीक है, उसके बाद आप एक काम करो, b आपको पता चल गया, a हटाएं, c आएगा, एक काम कर लो 2 में 3 ऐड कर लो, 2 + 3 है ना। अब आपको b तो पता चल ही गया ना भी कटे तो b की वैल्यू डाल के निकाल लेंगे। 2 में 3 प्लस करोगे तो कितना बनेगा, a से a कट जाएगा, 2b + 2c आ जाएगा हमारा, 2b + 2c = कितना आ जाएगा, 2 में 3 प्लस करके ये आ जाएगा 240। ठीक है, 240, 180 और 60 240, तो b + c कितना आएगा, 2 कॉमन आएगा, 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो कितना आएगा 120 आएगा। आपको b की वैल्यू पता है ना 52.5 है ना, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ b 52.5 + c = 120, तो c हमारा कितना आ गया 120 - 52.5। क्या हम इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं, पहले 50 माइनस कर लो, 50 माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये हमारा आएगा 70, 7 × 12 70, 70 में से 2.5 और माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा 67.5 आ जाएगा। c की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है b की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, तो क्या हम ये नहीं निकाल सकते a की वैल्यू, यहाँ पे पुट कर लें अगर हम वैल्यू, बताओ a + b कितना 52.5, c कितना 67.5 है ना, = 45, आराम से निकल जाएगी। a = 45 + 67.5 - 52.5। ठीक है, 0.5 में से 0.5 घटाओ, 62 में से 52 घटाओगे तो 8 7 15, तो a = 45 + 15 कितना आ गया 60 डिग्री। ये लो भैया, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तीनों वैल्यू आ गई ए बी सी की, कुछ नहीं था, इक्वेशन बना के सॉल्व करना था, सिंपल सा। चलिए आगे नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसका ये, अ रॉड AC ऑफ अ TV डिस्क एंटेना इज फिक्स्ड एट राइट एंगल। देखो ये हो रखी है AC, ये रॉड है ना, टू द वॉल AB, ये वॉल AB है,
अ रॉड CD इज सपोर्टिंग द डिस्क एज शोन। देखो CD ने इसको सपोर्ट कर रखा है, ऐसे सपोर्ट नहीं बना देते वो, थोड़ा कभी देखा होगा AC के वो देखे स्टैंड जो होता है आउटर यूनिट का, वो भी सेम होता है, ठीक है। अब देखो दे रखा है AC दे रखा है हमको कितना, AC दे रखा है 1.5, ये है 1.5, और CD दे रखा है 3, CD दे रखा है 3, तो क्या पूछ रहे हैं tan थीटा, थीटा ये है हमारा। आप मुझे पहले ये बताओ tan थीटा निकालना है तो मुझे AD तो चाहिएगा ना, है ना, तो आप एक बार और थीटा निकाल लेते हैं, पहले एक काम करो थीटा निकाल लेते हैं। तो देखो हमारे पास क्या क्या है, परपेंडिकुलर है और हमारे पास हाइपोटेनियस है। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस किस में आता है, साइन में आता है, तो हम क्या करते हैं साइन थीटा लिख लेते हैं, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कि साइन थीटा हमारा कितना आ गया 1/2 आ गया। आपको पता है डेसिमल हटेगा नीचे 0 आएगा, यहाँ से कटेगा 2 पे, तो आपको समझ आ गया होगा कि साइन थीटा इक्वल टू साइन 30, है ना, तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा भाई साहब 30 आएगा। थीटा हमारा कितना है 30 है। अब जो आपसे पूछे निकाल देना। आपसे क्या पूछ रहा है tan थीटा, तो मतलब कि tan 30 पूछ रहा है। tan 30 कितना होता है जी 1/√2 होता है। sec थीटा प्लस cosec थीटा पूछ रहा है, तो sec 30 प्लस cosec 30 प्लस cosec 30, sec 30 कितना होगा cos का उल्टा 2/√3। भाई cos 30 कितना होता था √3/2, तो ये 2/√3 हो जाएगा, प्लस cosec 30, sin 30 कितना होता है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2। बस सॉल्व कर लो, 2 + 2√3/√3। वैल्यू बोले कि √3 की वैल्यू डालनी है तो डाल देना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। तो ये हमारी ये वाली भी खत्म हो गई। अब हम क्या करेंगे, RD शर्मा की एक एक्सरसाइज है जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, पहले वो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के बाद फिर हम आगे चलेंगे आइडेंटिटी वाले पार्ट पे। समझ आ गई इतनी बात, ठीक है। चलिए, इसकी PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप मेहनत करते रहिए, हम ऐसी कंप्लीट मैथ्स करेंगे, एक एक टॉपिक एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, इसी YouTube चैनल पर करेंगे, और ये बिल्कुल फ्री है ना, कोई पेड बैच नहीं है ये, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।